तो आइए शुरू करते हैं। अभी का विषय वस्तु है कि कुंडली मिलान में उपयोगी वर के कुंडली के प्रमुख दोष में एक दोष यह भी है कि रोगी होना। अक्सर यह पूछा जाता है कि क्या जो वर है क्या स्वस्थ है या गंभीर बीमारियां वगैरह तो नहीं होगी। तो हम लोग कुंडली में आज की कक्षा में यह समझने वाले हैं, सीखने वाले हैं कि कुंडली में हम लोग गंभीर बीमारी या रोगी योग कैसे देखें। यदि कोई कक्षा में नया है और प्रतिदिन की कक्षा में शामिल होना चाहता है तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप कर कक्षा में कंटिन्यू हो सकता है, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने अपने व्हाट्सएप समूह का लिंक भी दे दिया है, वहां से भी शामिल हो सकते हैं। जिस व्यक्ति का स्वास्थ्य ही अच्छा ना हो वह क्या सुखी रहेगा। संसार का कोई भी सुख की प्राप्ति अच्छे स्वास्थ्य से ही संभव है। रोगी व्यक्ति का दाम्पत्य सुख कभी अच्छा नहीं हो सकता। कारण यह है कि जो व्यक्ति स्वस्थ ही नहीं होगा वह कमाएगा क्या, काम क्या करेगा। तो काम नहीं हो पाएगा, पैसे कहाँ से आएगी, पैसे की कमी होगी, घर परिवार कैसे चलेगा। रोगी होना कोई साधारण दोष नहीं है। यह दोष समस्त जीवन को कष्टमय बना सकता है। अब यहाँ पर रोग भी कई प्रकार के होते हैं। बाह्य रोग भी होते हैं, अंदरूनी रोग भी होते हैं। जब विवाह के समय चर्चा होती है तो ज्योतिषी को चाहिए कि बाह्य रोगों के साथ में गुप्त रोगों का भी ध्यान करें। हम लोगों ने पूर्व की कक्षाओं में काफी कुछ रोग के बारे में पढ़ा है, स्वास्थ्य के बारे में काफी कुछ पढ़ा है। स्वास्थ्य के लिए हम लोग लग्न भाव का भी विचार करते हैं, रोग के विचार के लिए छठे भाव का भी विचार करते हैं, एवं गुप्त रोगों के लिए आठवें भाव का भी विचार करते हैं, एवं गुप्त रोगों के लिए शुक्र से भी विचार किया जाता है। शुक्र जितने खराब होते हैं, पीड़ित होते हैं, निर्बल होते हैं, पाप प्रभावित होते हैं, तो जननांगों से संबंधित बीमारियां देने का काम करते हैं। अब हम लोग रोग से संबंधित कुछ सूत्रों के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। दो चार पांच सूत्र तो पढ़ ही लेने चाहिए। प्रमुख सूत्र यह है कि यदि लग्नेश पापग्रह के साथ युक्त होकर कुंडली के छठे, आठवें या 12वें भाव में अवस्थित हो तो व्यक्ति को तरह तरह की बीमारियां होने की संभावनाएं होती है। अब वह कौन सी बीमारियां होंगी लग्नेश पर भी निर्भर होता है, क्योंकि जब लग्नेश से संबंधित योग बनेंगे तो लग्नेश सब कौन से ग्रह हैं उनके गुण धर्मों के आधार पर बीमारियां हो सकती है। छठे, आठवें या 12वें भाव के स्वामी के साथ, तो यहाँ पे लग्नेश त्रिक भाव में नहीं है, यह योग कुंडली में योग नहीं लगता। दूसरा सूत्र इस कुंडली में लागू हो रहा है। दूसरा सूत्र जो हम कहने जा रहे हैं, यदि लग्नेश छठे, आठवें या 12वें भाव के स्वामी से युक्त होकर कहीं भी बैठा हो और पापग्रह से प्रभावित हो तो स्थिति ठीक नहीं होती। हाँ, यह भी देखना है कि अगर युक्त होकर बैठा हुआ है लग्नेश एवं अष्टमेश, तो किस भाव में बैठा है और दोनों में कौन सा मजबूत है। भाव जितना ही खराब होगा उतने ही बुरे फल भी मिलते हैं। अब इस उदाहरण कुंडली में यह लग्न में ही बैठा हुआ है, शुभ भाव है, कुछ कम समस्या देगा, कुछ कम बीमारियां देगा।
अगर यहीं छठे, आठवें, 12वें भाव में होता, ज्यादा समस्या देता। अगर यहीं लग्नेश एवं अष्टमेश की युति 7वें भाव में होता या दूसरे भाव में, तो यह मारक भाव भी है, तो यह बीमारियां बड़ी कष्टदायक होती। कष्टदायक का मतलब हो सकता है कि मृत्यु के नजदीक तक ले जाता है। लेकिन इन स्थितियों में लग्नेश और अष्टमेश की जो युति है, चाहे छठे, आठवें, 12वें में, छठे, आठवें, 12वें भाव के स्वामी से युक्त होकर लग्नेश कुंडली के बुरे भाव में बैठे तो समस्याएं। इस उदाहरण कुंडली में अष्टमेश के साथ में, इसलिए बार बार हम अष्टमेश कह रहे हैं। और साथ ही इनमें देखा जाना चाहिए कि लग्नेश मजबूत है कि अष्टमेश। यदि लग्नेश कमजोर है तो यह समस्याएं कुछ ज्यादा ही दे देते हैं। यदि अष्टमेश कमजोर है तो कुछ कम समस्याएं देता है। कुंडली का बुरा भाव है तो थोड़ा ज्यादा समस्या देता है, कुंडली का शुभ भाव है तो थोड़ा कम समस्या देता है। इन सभी विषय वस्तुओं को हम सबों को समझते हुए आकलन करना चाहिए। इस उदाहरण कुंडली में लग्नेश मजबूत है या अष्टमेश? इस उदाहरण कुंडली में लग्नेश मजबूत है या अष्टमेश मजबूत है? लग्नेश मजबूत है तो यह भी रोगी होने की संभावनाओं को कम करता है, क्योंकि लग्नेश मजबूत हो गया यानी कि व्यक्ति का शरीर मजबूत है। अष्टमेश का हाल वो क्या कर पाएगा, उतना वो नहीं नुकसान उठा पाएगा। हाँ, यही अष्टमेश मजबूत होता और लग्नेश कमजोर होता तो बीमारी ज्यादा होने की संभावनाएं बन सकती थी। हाँ, सुरेश विश्वकर्मा जी, आपका हैंड राइज था, कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? जी गुरु जी, अगर अष्टमेश और लग्नेश एक ही हो तो गुरु जी, एक ही ग्रह हो, तब तो यह अपवाद हो गया, यह सूत्र उस पर लागू ही नहीं होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे को प्रभावित नहीं कर रहे हैं ना। लग्नेश हो गए तो अष्टमेश का दोष ही समाप्त हो गया। लग्नेश का भी तो दायित्व उन्हीं को है कि लग्न को मजबूत करे। कौन चाहेगा कि अपने हाथ में कुल्हाड़ी लेकर के अपने पैर पे कोई मारता है क्या जानबूझकर? निर्बल लग्नेश। हाँ, तो अपना माइक बंद करें, आपका माइक डिस्टर्ब कर रहा है सुरेश विश्वकर्मा जी। लग्नेश निर्बल हो, पापग्रह के साथ में हो, लग्न में हो, तो यह तो हमने पहले कह दिया है कि यदि लग्नेश निर्बल हो, पापग्रहों के साथ में हो, लग्न पाप प्रभावित हो, तो अनेक प्रकार के रोग हो सकते हैं। लग्नेश केंद्र या त्रिकोण में पीड़ित भी हो और खराब स्थिति में भी हो तो व्यक्ति को रोगी बनाता है। कहने का मतलब लग्नेश केंद्र या त्रिकोण में ही क्यों न हो, अगर वह नीच राशि का है या शत्रु राशि का है और पाप युक्त पाप दृष्ट होता है, तो यह भी व्यक्ति को लंबा यानी कि हमेशा रोग देने का काम करता है, कुछ ना कुछ समस्याएं देता रहता है। अष्टमेश एवं द्वादशेश की युति या अष्टम भाव में भी पापग्रह हो, अष्टम भाव में भी पापग्रह हो, 12वें भाव में भी पापग्रह हो या 12वें भाव को पापग्रह देख रहा हो बुरी नजरों से, तो अब यहां पर अष्टम भाव में पापग्रह केतु देव है, शनि देव पापग्रह बुरी नजरों से देख भी रहे हैं 12वें भाव को। दोनों भाव खराब हुआ या नहीं हुआ? ये शनि देव पापग्रह हैं
और बुरी नजरों से देखना यानी कि नुकसानदायक, यानी कि शत्रु दृष्टि से देख लेना, देख भी रहे हैं हम। एवं ये तीसरे जो बुरे भाव के स्वामी हैं, एवं दूसरा भाव जो मार्केश भाव है, उस भाव के स्वामी होकर के देख रहे हैं। और इस स्थिति में लगनेश यह भी योग लग रहे हों। अभी हमने कहा कि 8वें भाव में पापग्रह हो एवं 12वां भाव भी पापग्रह वाली स्थिति बनती हो, या इन दोनों भावों को पापग्रह देख रहे हों और लगनेश भी बीमारी वाले भाव यानी कि छठे भाव में हो जाए, तो व्यक्ति को लंबा बीमारी हमेशा, मतलब लंबा कहे ना कहे, हो ना हो, लेकिन हमेशा बीमार ही बनाते रहते हैं। साधारणतया हमेशा बीमार रहेगा, कभी कोई बीमारी कभी कोई बीमारी हो सकती। यहां तक बातें स्पष्ट हुई? नहीं हुआ, शायद हमारी बात आप लोग सुन नहीं रहे हैं। जी गुरु जी। गुरु जी। तब प्रत्युत्तर दीजिएगा, तब तो हम आगे बढ़ेंगे। ये नहीं कि हम थक चुके, सो वाली बात नहीं। अभी इसके बाद में और आगे बढ़ते हैं। वो क्या, अब हम लोग कुछ गुप्त रोग पर भी बात पर भी चर्चा कर लेते हैं। कुंडली में बहुत सी कुछ बातें ऐसी होती है जो गुप्त बीमारी भी देने का काम करते हैं। यह गुप्त बीमारी का भाव 8वां भाव है। साधारणतः 8वें भाव से ही गुप्त बीमारी की चर्चा की जाती है। आठवें भाव में पापग्रह हो और उस पर 8वें भाव में पापग्रह हो, कोई भी पापग्रह, और नीच राशि में बैठे हुए ग्रह के द्वारा देखा जाता हो। अब यहीं पे अगर शनि देव बैठ जाएं और देव गुरु बृहस्पति के द्वारा देखे जाएं, तो सूत्र लागू हो गया कि नहीं हो गया? लग्नेश ही क्यों ना है, तो नीच राशि में बैठ गया, सूत्र लागू हो गया। लेकिन नीच राशि में बैठे हुए अगर शुभग्रह हो या लग्नेश हो, तो यह उतना प्रभावी नहीं होता, यह उतना प्रभावी नहीं होता। नहीं होता गुरु जी। अभी हम लोगों ने पढ़ा, अब यहीं पे 3 नंबर की राशि होती, तो यहाँ 2 होता, यहाँ 1 होता, और यहाँ पर क्या होते, सूर्यदेव होते या मंगल होता, सूर्य या मंगल होता। अगर यहाँ पे सूर्य हो गए या मंगल हो गए, तो ये भी लोग पापग्रह है। शनि यहाँ पर 1 नंबर की राशि नीच राशि में हो गया, इसकी दृष्टि यहाँ पर पड़ गई, तो गुप्त रोग देते हैं। अष्टम भाव में पापग्रहों की संख्या अधिक हो। अब यहाँ पर पापग्रह कौन कौन से होते हैं, तो 5 ग्रह पापग्रह होते हैं। तो जिसमें सूर्य, मंगल एवं शनि, साथ में राहु एवं केतु, हुए 5 पापग्रह की संज्ञा दी गई। अब इनमें से अधिकांशतः ग्रह यही 8वें भाव में हो। जो एक आध ग्रह इधर उधर पापग्रह है तो उनके द्वारा दृष्टि हुआ। अगर यही पापग्रह यहाँ पर मंगल देव है तो मंगल की चौथी दृष्टि हो गई 8वें भाव पर, और शेष पापग्रह यहीं पे बैठे हो। सूर्य शनि हो, राहु से युत हो या राहु से दृष्ट हो जाए तो हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। यानी कि 8वां भाव जितना प्रभावित होगा, अष्टमेश जितना ही अधिक प्रभावित होगा, उतना ही गुप्त रोग होने की संभावनाओं में बल मिलेगा, वृद्धि करेगा। मतलब कि गुप्त रोग का प्रमुख सूत्र एक ही है, यही है कि 8वें भाव में अधिकांशतः पापग्रहों का संबंध 8वें भाव से हो जाए तो व्यक्ति को गुप्त रोग देने की संभावनाओं में
बल मिल जाता है। और इसी में अगर किसी शुभ ग्रह द्वारा दृष्ट भी हो जाए तो क्या होगा, फिर ये बुरे योग बने तो क्या कुछ होगा, कम जाएगा, कुछ कम जाएगा या हो कम जाएगा। अगर लग्नेश की मजबूत हो तो इम्यूनिटी पावर ज्यादा है, बन जाएगा, जी फिर तो बीमारी होगी ही नहीं। तो हम लोगों को बीमारी कितनी होगी, अगर लग्नेश कमजोर है तो बीमारी गंभीर हो जाएगा, वहीं योग गंभीर कर देगा। अगर लग्नेश मजबूत है तो बीमारी का योग कम प्रभावी होगा। इन चीजों को भी हम सबों को सदैव याद रखना चाहिए। लग्न में शनि देव हो जाएं, लग्न में शनि देव हों और 8वें भाव में अगर मंगल होते हैं तो पाइल्स नामक बीमारी होती है। मतलब कि 8वें भाव में मंगल हो और लग्न में शनि हो तो पाइल्स नामक बीमारी होने की संभावनाओं में बल मिलता है। नवकुंडली हो पाइल्स देता है। चंद्रमा एवं शनि की युति हो, चंद्रमा एवं शनि की युति हो, उस पर मंगल की दृष्टि हो, यह भी बीमारी देता है। अब यहीं इस कुंडली में चंद्रमा एवं शनि की युति है परंतु मंगल की दृष्टि नहीं है। अगर यहीं मंगल यहाँ होते, यहीं मंगल यहाँ होते या ये मंगल यहाँ पर हो जाते और शनि चंद्रमा की युति है तो यह भी बीमारी देते हैं, मानसिक बीमारी देते हैं। ऐसे मानसिक बीमारी देते हैं जो जैसे पुस्तकों में दिया गया है अपस्मार्ग, जिसको साधारणतया शायद मृगी कहते हैं, इस प्रकार की बीमारी होती है। सूर्य शनि की युति हो और साथ में शुक्र भी हो, क्योंकि सूर्य शुक्र एक दूसरे को नहीं देख सकते। सूर्य एवं शुक्र दोनों की युति पंचम भाव में ही हो और शनि से युति या दृष्ट हो जाए तो यह भी गुप्त रोग देता है। 5वां भाव गुप्त शरीर के गुप्त अंगों का नहीं है परंतु 5वां भाव गर्भ का भाव भी है। गर्भ से संबंधित अगर कोई बीमारी होती है तो उसे गुप्त रोग ही कहा जाता है ना। जी गुरुदेव। लग्न में देवगुरु बृहस्पति हो जैसे इस कुंडली में है तो यह विवेकशीलता प्रदान करते हैं। और मंगल 7वें भाव में हो जाए तो दोनों देख एक दूसरे के पूरक हो जाते हैं। यह अच्छे योग भी हैं परंतु चौथा भाव या चौथे भाव का स्वामी या दोनों ही खराब हो जाए तो यह बड़ी खराब बीमारी भी दे देते हैं। मंगल 7वें भाव में हो, देवगुरु बृहस्पति लग्न में हो तो व्यक्ति खूब सोचेगा, खूब उपदेश देगा, लोगों को काफी समझाएगा। उस पर मंगल की दृष्टि यह और अत्यधिक ये कर दिया, वृद्धि कर दिया। साथ में चौथा भाव का स्वामी खराब हो जाए, सप्तमे चतुर्थे कमजोर भी हो, चौथे भाव पर पापग्रह की भी युति दृष्टि पड़ रही हो तो यह भी बीमारी ऐसा देता है कि मत पूछिए। यह भी ठीक ठाक योग नहीं माना जाता। आशा करते हैं कि आज की पूरी विषय वस्तु आप लोगों को पूर्ण से समझ में आया होगा। कल की कक्षा में हम लोग कुछ ऐसे योग के बारे में अध्ययन करेंगे जो संतानहीनता की तरफ लेकर जाता है, जिसे हमारे पुस्तकों में नपुंसक योग बतलाए गए हैं, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। या अन्य जो योग चर्चा करेंगे। हालांकि पूर्व की कक्षाओं में हम लोगों ने जो दाम्पत्य जीवन को सबसे ज्यादा खराब करता है उस योग को व्यभिचारी योग कहते हैं। बीमारी होना अलग बात है, एक बीमार व्यक्ति के साथ में भी दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छे ढंग से चल सकता है।
भले परिस्थितियां जो हो, शादी मन का मिलन है। तो बीमारी से मन का दुराव नहीं होता। बीमारी से मन का दुराव होता है क्या? नहीं हो। बीमारी से मन का दुराव नहीं होता। सन्यासी से मन का दुराव नहीं होता। नपुंसक योग से मन का दुराव नहीं होता। संतानहीनता से मन का दुराव नहीं होता। लेकिन व्यभिचारी योग एक ऐसा योग है कि आपके पास में सभी गुण से संपन्न है, परंतु यदि जिसके कुंडली में व्यभिचारी योग होता है उसके दाम्पत्य जीवन तो साफ खराब होगा। या कुछ बचने के चांस भी होते हैं क्या उसमें? नहीं होते। तो आशा करते हैं कि आज की पूरी विषय वस्तु आप सबों को समझ में आया होगा।